Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो रिचर्ड एच एब्राइट थे उन्होंने अपना जो साइंटिफिक कैरियर था जो शुरू किया था। बचपन से ही उनके अंदर ये इच्छा थी कि वो कुछ साइंस की फील्ड में कुछ करें और उन्होंने शुरुआत से ही ऐसा किया था। उनकी एक थ्योरी जो है एक जर्नल में पब्लिश हुई थी जिसने सभी को एक्साइटेड कर दिया था, सारे संसार को एक्साइटेड कर दिया था। और बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने बटरफ्लाइज़ को टैग करना शुरू किया। बटरफ्लाइज़ की बहुत सारी स्पीसीज़ को उन्होंने कलेक्ट किया। एक काउंटी फेयर हुआ था, साइंस फेयर, जिसमें उन्होंने लूज़ किया, जिसमें उनको कोई भी प्राइज़ नहीं मिल सका था। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्टर उर्कहार्ट की हेल्प ली और डॉक्टर उर्कहार्ट की हेल्प से उन्होंने नेक्स्ट ईयर जो अपना साइंस प्रोजेक्ट दिया उसमें उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते। और बाद में उन्होंने क्या किया, एक ऐसी थ्योरी भी प्रस्तुत की, एक ऐसी थ्योरी भी बताई जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि अलग थी। जो उन्हें बताया कि जो कैटरपिलर्स होते हैं, मोनार्क कैटरपिलर, वो किसी वायरल डिसीज़ की वजह से या जो उनके अंदर जो वायरल डिसीज़ की वजह से उनकी मौत नहीं होती है, या सॉरी उन्होंने ये प्रूव किया जो वायरल डिसीज़ है वो उनके अंदर किसी बीटल की वजह से नहीं आती है ना। ये उन्होंने प्रूव किया और उन्होंने उस पर अवार्ड भी जीता। तो वहाँ से जहाँ से हमने फिनिश किया था स्टूडेंट, आइए हम वहीं से शुरू करते हैं। तो द नेक्स्ट ईयर his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroy looks like monarch because monarch don't taste good to birds. तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए ये एक पिक्चर दी है, इसमें एक ये मोनार्क बटरफ्लाइज है और एक वाइसराय बटरफ्लाई होती है ना। तो जैसे हम पढ़ सकते हैं, हाउ इज द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप ऊपर है, डिफरेंट फ्रॉम वाइसराय बटरफ्लाइज बॉटम। तो जो दोनों में देखिए डिफरेंस भी है। तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने अपने साइंस फेयर जो उनका प्रोजेक्ट था, साइंस फेयर जो हुआ था, तो उसमें उनका जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, टेस्टिंग द थ्योरी, इस थ्योरी को टेस्ट करना कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज हैं वो कॉपी मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, है ना। वाइसराय बटरफ्लाइज हैं वो क्या करती हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। द थ्योरी वाज दैट, थ्योरी ये थी दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। क्योंकि थ्योरी उनकी ये थी कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज के जैसा बनना चाहती हैं, वो उनके जैसा दिखती हैं। क्योंकि जो मोनार्क्स हैं डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जो वो बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं उनके टेस्ट के लिए, यानी जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, बटरफ्लाइज को खाती हैं। तो जो उनका ये मानना था कि जो मोनार्क्स हैं वो उनके लिए टेस्ट में अच्छी नहीं होती, ऐसा उनका मानना था। वाइसरॉयज ऑन दी अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि जो वाइसराय हैं, जो वाइसराय बटरफ्लाइज होती हैं वो बर्ड्स के लिए बहुत ही टेस्टी होती हैं, उनको खाने में वो बहुत ही, तो बर्ड्स को वो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए बर्ड्स क्या करती हैं, उनको वाइसराय बटरफ्लाइज को खाती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। इसलिए क्या होता है कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं। इससे क्या होगा कि अगर वो मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करेंगी, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई उन ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती हैं बर्ड्स को और वो मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खाती हैं, वाइसरायज को खाती हैं। तो अगर जो वाइसराय बटरफ्लाइज है वो मोनार्क के बटरफ्लाई की तरह से दिखने लगेंगी तो क्या होगा, वो बर्ड्स का डिनर नहीं बनेंगी, यानी बर्ड्स का जो डिनर होने से बच जाएंगी। कहने का मतलब है कि जो बर्ड्स हैं उनकी वो उनको खाना नहीं शुरू करेंगी। तो इस तरह से ये बात उन्होंने प्रूव की कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज हैं वो क्या करती हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। तो ये बात उन्होंने प्रूव करके दिखा दी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. तो एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो क्या था,
एब्राइट का प्रोजेक्ट ये प्रूव करना था कि वास्तव में जो बर्ड्स होती हैं, है ना, वो जो मोनार्क हैं उनको भी खाती हैं। यानी जनरली ऐसा मानना था, जो मैंने पहले बताया कि जो वॉयसराय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क को कॉपी करती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो मोनार्क हैं उनका टेस्ट गुड नहीं है बर्ड्स के लिए, तो वो उन्हें नहीं खाती हैं, और वॉयसराय उनको कॉपी करती हैं जिससे कि वो बर्ड्स के डिनर बनने से बच जाए। तो यहाँ पर एब्राइट को क्या प्रूव करना था कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को भी खाती हैं। और उन्होंने ये पता लगाया कि एक बर्ड होती है स्टार्लिंग। स्टार्लिंग क्या होती है? एक यूरोपियन बर्ड होती है। इसका जो ब्लैक ब्राउन स्पॉटेड जो पंख होते हैं ब्लैक कलर के, है ना, और ये जो बर्ड्स होती है वो क्या करती है, जो कॉपी करने में काफ़ी माहिर होती है, यानी वो कॉपी करती है। जैसे हमारे यहाँ पैरट होता है, वो दूसरों को उनकी कॉपी कर लेता है, ऐसे ही ये बर्ड्स भी कॉपी करती है। तो ये फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उसने पाया कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो ऑर्डिनरी जो बर्ड फूड होता है, यानी जो कॉमन बर्ड फूड होता है, अक्सर जो बर्ड्स जिस फूड को खाती हैं वो उसको नहीं खाती है, ऐसा उन्होंने पाया। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, Ebrard said. Later research by the other people showed that viceroys probably do copy the monarch. तो जो एब्राइट हैं उन्होंने क्या प्रूव किया कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो स्टार्लिंग बर्ड क्या करती है, ऑल मोनार्क्स को, जितनी भी मोनार्क बटरफ्लाइज उसको मिलती हैं वो उनको खा जाती है। तो एब्राइट ने ये कहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने इस बात को भी प्रूव किया कि संभवतः जो वॉयसराय होती हैं वो मोनार्क की कॉपी तो करती ही हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था इनका एब्राइट का वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन। तो जो जूलॉजी डिवीजन होता है, यानी जूलॉजी जो जिसको हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं, उसमें इनको फर्स्ट प्लेस पर उनके इस एक्सपेरिमेंट को रखा गया, उनके इस प्रोजेक्ट को रखा गया, एंड थर्ड ओवरऑल इन दी काउंटी साइंस फेयर। और जो काउंटी साइंस फेयर हुआ था उसमें इसको थर्ड पोजीशन पे रखा गया उनके इस प्रोजेक्ट को। In his second year in high school, Richard Ebrard began to research that led to his discovery of an unknown insect hormone. तो अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने एक ऐसे इंसेक्ट हार्मोन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, है ना, और वो रिसर्च उन्होंने किया उसके एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन्होंने इसकी डिस्कवरी कर ली, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी कर ली। कब की उन्होंने ये, जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लीड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ सेल। और इनडायरेक्टली क्या हुआ, अपनी इस डिस्कवरी से वो जो उनकी एक न्यू थ्योरी डेवलप हुई, और उस थ्योरी का नाम क्या था, द लाइफ ऑफ सेल्स। यानी सेल से रिलेटेड जो लाइफ होती है, जो कोशिकाएं होती हैं उनसे रिलेटेड जो लाइफ होती है उससे रिलेटेड एक न्यू थ्योरी भी उन्होंने डेवलप कर ली अपनी इस थ्योरी से, या कहें कि अपने इस रिसर्च से, जिसमें उन्होंने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को डिस्कवर कर लिया था। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वो सिंपल, यानी जो क्वेश्चन था जिसका वो आंसर देना चाहते थे वो बहुत ही सिंपल था, आसान था, और वो क्या था, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। कि जो मोनार्क प्यूपा होता है, प्यूपा क्या होता है, ये भी एक बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होता है उसकी एक स्टेज होती है ना। इसमें पहले एग होता है, एग के बाद में कैटरपिलर बनता है, और कैटरपिलर के बाद में प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद में फाइनली बटरफ्लाई बनती है। तो ये 4 स्टेज होती हैं उसमें से। तो जो प्यूपा होता है, मोनार्क प्यूपा, उस पर क्या होते हैं, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं। तो इनका पर्पज क्या है, उसके ऊपर जो ये जो गोल्ड स्पॉट्स हैं उनका फाइनली क्या पर्पज है ना, ये क्वेश्चन था। एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड, बट डॉक्टर उर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। तो एब्राइट का कहना था कि जो हर कोई इस बात को मानता है कि जो इसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं, ये जो गोल्डन स्पॉट्स हैं, वो केवल ऑर्नामेंटल हैं, केवल सजावट के लिए हैं, डेकोरेशन के लिए। यानी इसका जो बटरफ्लाई है उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसके डेवलप होने में इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ये जो ऑर्नामेंटल हैं जितने भी ये स्पॉट्स हैं उसकी बॉडी पर। बट डॉक्टर
यूर्क हार्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन जो डॉक्टर उर्काट थे वो इस लोगों की इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे, है ना। तो टू फाइंड द आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको पता लगाने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। तो एब्राइट को इस प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट और उनका एक और एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट था, यानी उनका एक साथी था, है ना, साइंस में ही वो बहुत ही एक्सीलेंट था। तो दोनों ने मिलकर के क्या किया, इस पर रिसर्च करना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिवाइस को उन्होंने बिल्ड किया दैट शोड, जो ये दिखाती थी दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, कि जो स्पॉट्स हैं, ये जो उसकी बॉडी पर जो स्पॉट्स थे, जो गोल्डन स्पॉट्स थे 12, वो क्या करते थे, एक हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे थे नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। और ये जो हार्मोन था ये क्या था, जो बहुत ही आवश्यक था बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए। जितनी भी बटरफ्लाई होती हैं उनके पूरे डेवलपमेंट के लिए ये जो हार्मोन होता है वो बहुत ही नेसेसरी होता है। और ये हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो उसकी बॉडी के ऊपर जो 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, ये उसने प्रूव किया। जबकि बाकी जो साइंटिस्ट थे और जो लोग थे उनका क्या कहना था कि भाई ये बटरफ्लाई के ऊपर जो गोल्डन स्पॉट्स हैं ये तो केवल ऑर्नामेंटल्स हैं, केवल डेकोरेशन के लिए हैं, इनका डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो लेकिन अब डॉक्टर एब्राइट ने ये बात प्रूव कर दी कि ये एक हार्मोन क्रिएट करते हैं और बटरफ्लाई के डेवलपमेंट में इस हार्मोन का बहुत होना बहुत ज़रूरी है। This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair। तो एब्राइट के इस प्रोजेक्ट ने क्या किया, काउंटी फेयर में उनके लिए फर्स्ट प्लेस वन किया, यानी जीता। और क्या हुआ, इसके साथ ही उनको जो इंटरनेशनल साइंस फेयर था और साथ ही साथ इंजीनियरिंग फेयर जो था उसमें भी उनको इस अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू एंट्री मिल गई। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जोलॉजी, और वहाँ पर उन्होंने जोलॉजी के लिए, यानी जो जंतु विज्ञान होता है उसका जो फेयर हुआ या जो भी उस रिलेटेड जो कंपटीशन या कुछ भी हुआ होगा, तो उसमें उनको क्या मिला, थर्ड प्लेस मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। और साथ ही साथ उनको एक चांस मिला, एक अवसर मिला, क्या, टू वर्क ड्यूरिंग द समर टाइम में, जो एक वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो एंटोमोलॉजी की जो लेबोरेटरी थी, एंटोमोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसमें हम साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो इनकी स्टडी जो जिस ब्रांच में की जाती है तो उसमें वर्क करने का, उसकी लेबोरेटरी में, एंटोमोलॉजी की लेबोरेटरी में समर के टाइम में इनको काम करने का एक मौका उनको मिला। साथ ही साथ इसके एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। एक हाई स्कूल जूनियर के रूप में, हाई स्कूल स्टूडेंट के जूनियर स्टूडेंट के रूप में हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट ने कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, अपने जो एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट थे उनको कंटिन्यू रखा, किस पर, जो वो मोनार्क प्यूपा पर कर रहे थे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। और उस वर्ष क्या हुआ, जो इंटरनेशनल साइंस फेयर हुआ उसमें उनको फर्स्ट प्लेस पर रखा गया उनके प्रोजेक्ट को। एंड गैव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और उनको एक बार और चांस मिला समर में, जो आर्मी लेबोरेटरी थी उसके साथ में वर्क करने का, या आर्मी लेबोरेटरी में वर्क करने का उनको एक और चांस मिल गया। इसके बाद इन ए सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। तो अपने सीनियर ईयर में, यानी हाई स्कूल के बाद जब वो नेक्स्ट ईयर में पहुँचे तो उस ईयर में वो एक स्टेप और आगे निकल गए। उन्होंने क्या किया, ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर। उन्होंने मोनार्क का जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है उसके विंग से एक सेल को ग्रू किया,
यानी और भी कई सेल्स को ग्रू किया। और कहाँ पर किया उन्होंने, एक कल्चर में। कल्चर क्या होता है, एक रेगुलेटेड एरिया होता है जहाँ पर हम जो मोनार्क्स होते हैं या बटरफ्लाइज होती हैं उनको रेयर करते हैं, उनका या कहें कि बटरफ्लाई का जो रेयरिंग होती है उसको उस कल्चर में करते हैं, एक एरिया होता है उसमें करते हैं। तो एक कल्चर में उन्होंने मोनार्क के विंग से कुछ सेल्स को ग्रो किया एंड शोड, और उन्होंने ये शो किया यानी प्रूव किया दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, कि ये जो सेल्स हैं मोनार्क के विंग्स में जो होने वाले जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिवाइड होते हैं और डेवलप हो जाते हैं किस में, एक नॉर्मल बटरफ्लाइज में, है ना, विंग्स, नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग्स में, विंग स्केल में। ओनली इफ़ दे वर फीड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और कब होते हैं वो, केवल तब जब इनको जो गोल्ड स्पॉट्स जो उसकी बॉडी पर होते हैं प्यूपा की, उससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है, जब वो हार्मोन उनको फीड कराया जाता है, यानी जब वो हार्मोन निकलने लगता है तो वो उनको मिलने लगता है, और जब वो मिलने लगता है तो क्या होती है, ये जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर, डेवलप होकर एक नॉर्मल बटरफ्लाइज विंग स्केल्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये बात उन्होंने प्रूव की। एंड दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और ये जो प्रोजेक्ट था उनका इंटरनेशनल फेयर में, इस प्रोजेक्ट ने उनके जूलॉजी में एक फर्स्ट प्लेस जो है वन किया, जीता। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जो समर थी, अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां थी, उनको ग्रेजुएशन के बाद जो हुई थी उनको एक आर्मी लेबोरेटरी में वर्क करते हुए स्पेंड किया। और साथ ही साथ उन्होंने जो US का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे जो है अपने वर्क किए, अपने एक्सपेरिमेंट किए। द फॉलोइंग समर after his freshman year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots। तो क्या हुआ, फॉलोइंग समर, अगली जो समर आई है ना, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके थे और वहाँ पर एक वो फ्रेशमैन के रूप में थे, यानी उनका फर्स्ट ईयर था, है ना, और उस फर्स्ट ईयर के रूप में वो वहाँ पर एडमिशन ले चुके थे। तो वहाँ पर वो फर्स्ट ईयर उनका हो गया था। तो जब छुट्टियाँ हुई तो समर में क्या हुआ, एब्राइट वापस लेबोरेटरी में चले गए, बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो US का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसकी लेबोरेटरी में वो चले गए एंड डिड मोर वर्क। और उन्होंने जो ये जो गोल्ड स्पॉट्स थे, है ना, बटरफ्लाई के जो विंग्स पर, मोनार्क प्यूपा के जो विंग्स पर जो गोल्ड स्पॉट्स थे उन पर और भी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और ये जो लेबोरेटरी के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे, यानी उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड का मतलब बहुत अच्छे से बनाए गए जो बहुत अच्छी टेक्निक वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी हेल्प से, है ना, उनका प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या किया कि ये इस बात को वो प्रूव करने में या इस बात को आइडेंटिफाई करने में वो सफल हुए कि जो हार्मोन्स हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी जो हार्मोन पाया जाता है, जो रिलीज़ किया जाता है जो गोल्ड स्पॉट्स के द्वारा, उनका आखिर केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो इस बात को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। A year and a half later, during his junior year, Albright got the idea for his new theory about cell life। तो क्या हुआ कि a year and a half later, यानी लगभग एक और आधा, यानी कि लगभग 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जब वो अपने जूनियर ईयर में ही थे, एब्राइट को क्या हुआ, गॉट द आइडिया, अपने एक आइडिया मिला फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। जो उनकी सेल लाइफ की जो न्यू थ्योरी थी उसके बारे में उनको एक न्यू आइडिया मिला। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। तो ये जो आइडिया था उनको कब मिला, जब वो क्या कर रहे थे, एक एक्सरे फोटोज़ को देख रहे थे। किसका ये एक्सरे फोटो था, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, यानी जो हार्मोन रिलीज होते थे गोल्ड स्पॉट से, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसके एक फ़ोटो को, उसके एक्सरे फ़ोटो को जब वो देख रहे थे तो उनको ये आइडिया मिला। तो देखिए क्या आइडिया था, व्हेन ही सो दोज फोटोज़, जब उन्होंने इन फोटोज़ को देखा, एब्राइट डिड नॉट साउट, है ना, एब्राइट चीखे नहीं, यूरेका,
तो क्या हुआ था कि उन्होंने जब वो ये फ़ोटोज़ को देखा तो वो ज़ोर से चिल्लाए नहीं। क्या नहीं चिल्लाए? यूरेका, यूरेका वर्ड नहीं चिल्लाए थे। यूरेका क्या होता है? ये कि एक तरह का जैसे हम कोई चीज़ जीत जाते हैं तो जीतने पर जब ज़ोर से जो चीखते हैं, जो हमारे अंदर से जो खुशी के जो शब्द निकलते हैं वो होते हैं यूरेका। और ये स्पेशली किसके द्वारा होते थे? जो आर्किमिडीज़ एक साइंटिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, उनकी ये आदत थी कि वो जब भी किसी डिस्कवरी को कर लेते थे तो खुशी के मारे उनके अंदर से यही शब्द निकलते थे, यूरेका। तो उन्होंने, और आई हैव गॉट इट, कि मतलब मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने ये कर लिया है। तो इस तरह के शब्द उनके अंदर से नहीं निकले, वो इस तरह से ज़ोर ज़ोर से नहीं चीखे, बट ही बिलीव्ड, लेकिन उन्होंने ये विश्वास किया दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, कि जो उन्होंने अपने इंसेक्ट्स हार्मोन के बारे में जो फाइंडिंग्स की हैं उनके साथ साथ जब फोटोज़ गैव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, कि जो उन्होंने ये विश्वास किया कि जो भी इंसेक्ट हार्मोन से जो उन्होंने उनके जो केमिकल हार्मोन की जो पिक्चर ली, जो एक्सरे फ़ोटोज़ ली, उनसे उन्हें अपनी जो चीज़ पता करनी थी वो तो पता चला ही, साथ ही साथ उनको क्या पता चला? एक बायोलॉजी की एक पज़ल है, एक बायोलॉजी की एक बड़ी पज़ल थी, एक बड़ी समस्या थी, उसका एक सॉल्यूशन भी उनको पता चल गया। और वो सॉल्यूशन क्या था? कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि जो सेल्स होती हैं यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड करती हैं। ये डीएनए क्या होता है? डीएनए आप लोग जानते ही होंगे, साइंस में आपने पढ़ा होगा। डीएनए एक, जैसे इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है? हमारी सेल्स में पाया जाता है ना। सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं और उसमें ये डीएनए होता है। और ये डीएनए क्या होता है? ये डिटरमाइन करता है कि कोई सेल है वो किस ऑर्गेनिज्म की है, यानी किस इंसान की है, किस कह सकते हैं कि किस जानवर की है, किस चीज़ की वो डीएनए है, यानी किस सेल की है। तो वो सेल किसकी है? तो इससे जैसे आज भी हम कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराते हैं, डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति है तो वो किसका फादर, किसका बेटा है, ये पता चल जाता है डीएनए टेस्ट से। ये अक्सर हमारे जो है हमें देखने को मिलता है, इनके बारे में सुनने को मिलता है। तो उन्होंने अपनी इस फ़ोटोज़ से, जो एक्सरे फ़ोटोज़ थी, उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि जो सेल्स होती हैं वो अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे समझती हैं। डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल में एक जो हमारी कोशिका होती है उसमें एक न्यूक्लियस होता है ना, उसमें एक सब्सटेंस होता है ना, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। जो किसको कंट्रोल करता है? हेरिडिटी को। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? वो हमारी जो वंशवाद की प्रक्रिया होती है, मतलब जो जेनेटिक कह सकते हैं जो क्वालिटीज़ होती हैं, जेनेटिक जो गुण होते हैं वो हमारे जैसे माता पिता के उनके बच्चों में जाते हैं। बहुत सी आदतें जो माता पिता की होती हैं वो उनके बच्चों में पहुंचती हैं, तो इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो ये जो हेरिडिटी होती है, इसको ये जो डीएनए है वो कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और सेल के क्या फंक्शन होंगे, उनका क्या फॉर्म होगा, इस बात को भी ये डीएनए डिटरमाइन करता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो क्या है? लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज़ बनानी हो तो हम उसका एक पहले से एक मॉडल से तैयार कर लेते हैं, एक नक्शा बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर का एक ब्लूप्रिंट पहले तैयार किया जाता है। कोई भी मॉडल हम स्कूल में बनाते हैं, बड़ा मॉडल, तो पहले हम उसका एक कागज़ पर या किसी पर एक मैप सा बना देते हैं, तो उसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो डीएनए क्या होता है? एक लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। तो ये बात उन्होंने प्रूव की। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। तो जो एब्राइट है और उनके साथ उनके एक कॉलेज रूममेट थे, पहले भी बताया था, जिनका नाम क्या है? जेम्स आर वोंग। ये उनके रूममेट हैं। तो दोनों ने मिलकर के क्या किया? पूरी रात वर्क किया, है ना। उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ की, है ना, बहुत सारे प्लास्टिक के मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए, बनाए। किससे रिलेटेड? मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड। किस बात के लिए? ये शो करने के लिए कि ये सब कैसे होता है ना। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और बाद में उन दोनों ने मिलकर के क्या किया? अपना जो भी ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को उन्होंने एक पेपर पर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए लिखा।
Surprising no one who knew him, Richard Albright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. तो सरप्राइजिंग नो वन यानी कहने का मतलब है कि जो लोग भी रिचर्ड एब्राइट को जानते थे, किसी को भी इस बात से सरप्राइज नहीं हुआ। किस बात से? कि रिचर्ड एब्राइट ने अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट ऑनर्स के साथ में ग्रेजुएट किया। यानी ये उनको पता ही था, जो लोग भी एब्राइट को जानते थे वो इस बात को जानते थे कि जो रिचर्ड एब्राइट हैं ये बहुत ही माइंडेड स्टूडेंट हैं, साइंस में बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं, तो उनका ऑनर्स के साथ में ग्रेजुएट करना स्वाभाविक ही था। तो इसलिए उनके लिए कोई भी सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी। और साथ ही साथ वो अपनी क्लास में कितने स्टूडेंट थे? टोटल 1510, तो उसमें उन्होंने सेकेंड रैंक हासिल की, यानी सेकेंड पोजीशन पर वो आए। Albright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. इसके बाद जो एब्राइट हैं वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में चले गए। वहाँ पर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट बनने के लिए रिसर्चर का, यानी जो अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें ग्रेजुएट होने के लिए वो फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में चले गए। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पर उन्होंने अपनी इस थ्योरी का टेस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करना शुरू कर दिया। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, इट विल बी ए बिग स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो अगर उनकी ये थ्योरी प्रूव होती, करेक्ट प्रूव होती, तो क्या होता? इट विल बी ए बिग स्टेप, ये एक बड़ा स्टेप होगा जो प्रोसेस ऑफ लाइफ की जो थ्योरी है उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज़। और उनकी ये जो थ्योरी थी वो अगर करेक्ट प्रूव होती तो क्या होता कि इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, इससे कुछ जो न्यू आइडियाज़ थे उनको उनकी तरफ भी ये ले जाती। वो किसके? कि जो कैंसर और उसके टाइप की जो दूसरी बहुत भयंकर जो बीमारियां होती हैं उनको प्रिवेंट करने के, है ना। कहने का मतलब है कि उनका मानना था कि अगर उनकी ये जो थ्योरी है वो अगर करेक्ट प्रूव हो जाएगी तो क्या होगा, उससे बहुत सारी कैंसर और उसके जैसी जो दूसरी भयानक जो डिसीज़ हैं उनको प्रिवेंट करने में, उनकी रोकथाम करने में ये बहुत अच्छी प्रूव होगी। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी। और ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था? जो एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी, उनके अंदर जो साइंस को लेकर की जो जिज्ञासा थी, है ना, इतनी महत्वाकांक्षा थी, उसी के कारण ये सब कुछ हो सका था। हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पज ऑफ स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लीड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। और उनकी जो हाई स्कूल के टाइम की जो रिसर्च था, है ना, वो रिसर्च जो कि उन्होंने किस पर किया था? जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, है ना, उनके पर्पज के लिए जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो रिसर्च शुरू किया था, वो फाइनली उनको कहाँ तक ले गई? जो जीवन के बारे में, उनकी जो सेल लाइफ के बारे में जो थ्योरी थी उनको वहाँ तक ले गई। Richard Albright has been interested in science since his first began collecting butterflies। यानी रिचर्ड एब्राइट अपने साइंस में उनका इंटरेस्ट तभी से था जब उन्होंने पहली बार जो बटरफ्लाइज थी उनको कलेक्ट करना शुरू किया था, यानी अपने बचपन में ही, तभी से उनका साइंस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। बट साइंस में उनका ये जो इंटरेस्ट है वो इतना भी डीपली नहीं था कि वो अपने दूसरे जो इंटरेस्ट थे उनके लिए वो समय ना निकाल सकें। यानी वो साइंस में तो इंटरेस्टेड थी, साइंस के तो अपने सारे प्रोजेक्ट, अपने वर्क करते ही थे, साथ ही साथ उनके और भी बहुत से इंटरेस्ट थे, उनके लिए भी वो प्रॉपर टाइम निकाल लेते थे। एब्राइट आल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर। एब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर भी बने। डिबेटर क्या? जो डिबेट करता है, एक प्रॉपर स्पीकर, है ना, वो बहुत अच्छी स्पीच भी देते थे, एक बहुत अच्छे डिबेटर भी थे, वो चैम्पियन भी बने। उन्होंने बहुत सारी डिबेट्स को वन किया, जीता। एंड पब्लिक स्पीकर, और वो पब्लिक स्पीकर भी बने। एंड अ गुड कैनोइस्ट, और साथ ही साथ वो बहुत अच्छे कैनोइस्ट भी थे। कैनोइस्ट को किसे कहते हैं? कैनो एक छोटी नाव होती है जो हम उसमें रिवर में चलाते हैं, स्पेशली वहाँ जहाँ
पर रिवर का जो पानी का जो बहाव होता है, फ्लो होता है, वो बहुत स्पीड में होता है। आपने देखा होगा वो नाव चलाते हुए पूरा ड्रेसअप करके उसको चलाया जाता है। तो बहुत ही एक्सपर्टाइज जो लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वही उसको चलाते हैं। तो वो गुड कैनोइस्ट भी थे एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक ऑलराउंडर पर्सन थे, यानी हर तरह के काम को, बाहरी काम को करने के लिए, यानी बहुत सारे लेबोरेटरीज़ के अंदर तो वो बहुत सारे काम करते ही थे, बहुत सारे जो आउटडोर वर्क होते थे उनमें भी वो काफ़ी एक्सपर्ट थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, साथ ही साथ एक बहुत ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, यानी बहुत अच्छे फ़ोटोज़ वो क्लिक किया करते थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। विशेष रूप से वो किसके फ़ोटोज़ क्लिक किया करते थे? जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, और बहुत सारे साइंटिफिक एग्जिबिट्स जो होते हैं, साइंस से रिलेटेड जो प्रदर्शनी वगैरह होती थी, उनके बहुत अच्छे फ़ोटोज़ वो क्लिक किया करते थे। In high school, Richard Albright was straight a student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nations Club. जब वो हाई स्कूल में थे तो रिचर्ड एब्राइट बहुत ही स्ट्रेट ए स्टूडेंट, यानी बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, क्योंकि उनके लिए जो लर्निंग थी, वो सीखना था, वो बहुत आसान था, बहुत आसानी से हर चीज़ों को सीख लिया करते थे। तो ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उन्होंने अपनी ज़्यादातर जो एनर्जी थी वो लगा दी थी डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में, डिबेट करने में, यानी जो डिबेट होती थी उनमें वो अपनी एनर्जी लगाते थे, और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब थे उसमें भी उन्होंने अपनी जो एनर्जी थी, अपना जो ध्यान था, उनकी तरफ भी लगा दिया था। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, साथ ही साथ उनको कोई ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसकी वो एडमायर करते थे, जिसको वो प्रशंसा करते थे, तारीफ़ करते थे, और उनका नाम क्या था? रिचर्ड ए फेरर, है ना, हिज सोशल स्टडी टीचर। वो कौन थे? उनकी सोशल स्टडी के टीचर थे, जिनका नाम क्या था? रिचर्ड ए वेरर। तो इनको वो काफ़ी एडमायर भी करते थे एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और साथ ही साथ ये जो थे रिचर्ड ए वेरर, ये दोनों क्लब के एडवाइज़र भी थे, सलाहकार भी थे। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। तो एब्राइट इस बात को कहते हैं अपने इन टीचर्स के लिए, सोशल साइंस के टीचर के लिए, कि जो मिस्टर वेरर थे वो उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन थे, और उन्होंने ही उनकी जो माइंड था न्यू आइडियाज़ के लिए, उनके माइंड को खोलने में उनकी मदद की, यानी उनको बहुत अच्छे से इनक्रेज किया और बहुत अच्छे से उनको इंस्पायर किया, जिससे वो न्यू आइडियाज़ के लिए अपने माइंड को ओपन कर पाए। तो ये बात किसने कही? एब्राइट ने कही अपने टीचर के लिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research. तो मिस्टर वेरर जो हैं, जो कि इसके टीचर हैं, वो रिचर्ड एब्राइट की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, कि जो रिचर्ड है वो हर काम में, लगभग कोई भी काम हो, वो सभी कामों को एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ में किया करते थे। और वो कहते हैं कि उसकी कौन सी बात थी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्न किया करती थी, किस बात से उनके वो सबसे ज़्यादा खुश होते थे? वो कहते हैं कि उनकी एक आदत थी कि इस पर्सन की, कि वो क्या करते थे? पुट इन 3 और 4 आवर्स एट नाइट डूइंग डिबेट, कि वो डिबेट करने के लिए अपने 3 से 4 घंटे रात में अपनी तैयारी करते थे, बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज, यानी अपनी जो बटरफ्लाइज से रिलेटेड जो वर्क थे उनको करने के अलावा, एंड इज अदर इंटरेस्ट, और उनके जो दूसरे इंटरेस्ट थे, यानी साइंस का उनका इंटरेस्ट था, साइंस के वो वर्क करते थे, उनके जो दूसरे इंटरेस्ट थे उन पर भी वर्क करते थे, उसके साथ साथ वो 3 से 4 घंटे केवल डिबेट के लिए अपना टाइम निकाल लेते थे। तो ऐसी बात वो कहते हैं। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। तो मिस्टर वेरर आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि रिचर्ड का जो नेचर था वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव नेचर था, यानी वो उन्हें हमेशा कंपटीशन करने की जो इच्छा मन में रहती थी, लेकिन ये एक बैड सेंस में नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो कॉम्पिटिटिव हैं तो वो किसी और को हराना चाहते हों, किसी और से आगे निकलना चाहते हों। ही एक्सप्लेन, मिस्टर वेरर और आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट प्राइज़, कि जो रिचर्ड है वो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थे जीतने में कि वो जीतना चाहते हों,
या फिर वो कोई प्राइज़ जीतना चाहते हों। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जीतने की वजह से, लगातार किसी प्राइज़ को जीतने की वजह से या हमेशा जीतते रहने की वजह से ही उनका जीतने में इंटरेस्ट था। रेदर ही वॉज विनिंग, बल्कि वो हम ये कह सकते हैं कि उनको जीतना पसंद था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वो उस काम को करना चाहते थे जो सबसे अच्छा काम हो, जो वो सबसे अच्छा कर सकते हैं उस काम को वो करना चाहते थे, है ना। ऐसा उनके साथ में था। फॉर द राइट रीज़न ही वांट्स टू बी द बेस्ट, और अगर बिल्कुल राइट बात कहें, यानी वो सारा काम जो करना चाहते थे, जो भी अपना जीतना चाहते थे, वो राइट रीज़न की वजह से, किसी अच्छे कारण की वजह से करना चाहते थे, हैं। वो ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वो सबसे अच्छा बनना चाहते थे, है ना, बेस्ट बनना चाहते थे। तो ये उनका रीज़न था। ऐसा नहीं था कि वो किसी को हराना चाहते हों, उनके मन में किसी के प्रति किसी भी तरह की बुरी बैड फीलिंग्स हों और वो उसको नीचा दिखाने के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हों, इसलिए जीतना चाहते हों, ऐसा नहीं था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और वास्तव में यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक साइंटिस्ट को बनने के लिए। इंग्रेडिएंट्स का मतलब हम जानते हैं, जो आवश्यक सामग्री होती है ना। तो एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं देखिए, पढ़ते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, ऐड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, है ना। ये पॉइंट्स होते हैं जो एक अच्छे साइंटिस्ट को बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए। तो फर्स्ट रेट माइंड से मतलब बहुत ही अच्छा माइंड होना चाहिए, और उस माइंड से हमें शुरुआत करनी चाहिए। और फिर हमारे पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हम जो वर्क करने जा रहे हैं, हम जिस वर्क को हमने करने का मन बना लिया, उसके लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। तो हमें उसमें उत्सुकता को ऐड करना चाहिए, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, मिक्स इन द विल टू विन, हमारे अंदर जीतने की इच्छा होनी चाहिए। फॉर राइट रीज़न, किसी राइट रीज़न के लिए, सही उद्देश्य के लिए। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और ये क्वालिटीज़ उसके अंदर कब से थी, उस समय से थी जब उसने ये जो बुक थी जो उसकी माँ ने उसको दी थी, क्या नाम था बुक का, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो इस बुक को उसकी माँ ने उसको दिया था, और जब से उसने इस बुक को पढ़ना शुरू किया और उस बुक ने उसके जो वर्ल्ड ऑफ साइंस था उसके लिए ओपन कर दिया था, तभी से उनके अंदर ये सारी तीनों क्वालिटीज़ मौजूद थीं। और इसी की वजह से इन क्वालिटीज़ ने रिचर्ड एब्राइट को एक ग्रेट साइंटिस्ट बनाया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एब्राइट ने उनके अंदर जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, यानी विज्ञान के प्रति जो उनकी उत्सुकता थी, उन्होंने कभी नहीं खोया। जब वो छोटे थे, जब वो 6 ईयर्स के थे, यानी उन्होंने शुरुआत में ही जब एक्सपेरिमेंट करना, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था, तब भी उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी। और जब वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बन गए, एक बड़े वैज्ञानिक बन गए, तब भी उनके अंदर ये साइंटिफिक क्यूरियोसिटी उतनी ही थी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने समझा कि जो साइंटिस्ट हैं उनके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी होती है, और हमें भी अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो डेफिनेटली हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा ही, हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।